हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े की आज की क्लास में हम चैप्टर सॉल्यूशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एट्सेट्रा, है ना। तो अब क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आप देख लें कि क्या दिया हुआ आपको। हाउ मैनी ml का मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा है, किसका, ऑफ 0.1 m HCl का वॉल्यूम पूछा है। मोलैरिटी आपको दी गई है। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर of Na2CO3 and NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर, यानी कि इसके मोल्स इक्वल है इसके मोल्स, यानी Na2CO3 के मोल्स और NaHCO3 के मोल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको सबके मोलर मास पता होने चाहिए। ठीक है, मोलर मास आपको निकालने आने चाहिए। तो तीन चीज़ें हैं हमारी, HCl है, Na2CO3 है, पहला HCl, दूसरा Na2CO3 और तीसरा NaHCO3। दो और तीन मिलकर क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। इस मिक्सचर में का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, और HCl की मोलैरिटी 0.1 m दी हुई है। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबके मोलर मास अगर आपको पता होंगे तो हमारी जो इक्वेशंस चलती हैं, केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, एज पर स्टोइचियोमेट्री चलती हैं। तो उसमें मोलर मास रिएक्ट करता है तो नंबर ऑफ मोल्स हमें सबसे पहले निकालना ज़रूरी होता है। वो होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आपको मास अगर गिवन है और मोलर मास आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खुद निकालें। तो HCl का मोलर मास कितना हो गया, H का 1, Cl का 35.5, खुद कैलकुलेट कर लो, 36.5। ऐसे ही Na2CO3 का 2 Na होता है 23 तो 46 हो गया, 1 कार्बन 12 हो गया, 3 O तो 16 3 ज़ा 48 हो गया। इसी तरीके से NaHCO3 का निकालेंगे तो Na कितना हो गया 23, H कितना हो गया 1 और C कितना हो गया 12 और O कितना हो गया 16 का 3 टाइम 48। तो टोटल हम करके मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझनी है। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है और 0.1 m मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है, और 0.1 m मोलैरिटी किसके साथ, HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 और NaHCO3 के मिक्सचर के साथ। दोनों में टोटल अमाउंट कितना है, 1 ग्राम है। तो अगर हम Na2CO3 का x मान लें तो NaHCO3 का मास कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। और इनके मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, Na2CO3 के मोल्स x अपॉन Na2CO3 का मास, और NaHCO3 के मोल्स कितने हो गए, 1 - x अपॉन NaHCO3 का मास। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, मोलर मास से 1 ग्राम से हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब इन्होंने कहा इक्विमोलर मिक्सचर है। ठीक है, तो इक्विमोलर मिक्सचर है यानी कि 1x अपॉन Na2CO3 का कितना हो गया आपका मास, ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, 106 इसका हो गया, यानी इसका x अपॉन 106 और 1 - x अपॉन कितना हो जाएगा 84 NaHCO3 का। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये आपको गिवन है, इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, यानी कि रिएक्शन हो रही है Na2CO3 और NaHCO3 के साथ। तो यहाँ देखें आप, Na2CO3 के साथ HCl रिएक्ट कर, इन दो इक्वेशंस में देख लें। यहाँ पर ध्यान देंगे, जूम कर लें थोड़ा सा। ठीक है, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हुई।
जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर Na2CO3 के साथ रिएक्शन की बैलेंस जब किया तो हमने क्या देखा, 2HCl रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल के साथ, 1:2। ऐसे ही NaHCO3 के साथ HCl यानी कि 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 मोल Na2CO3 और 1 मोल NaHCO3 यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि इक्यू मोलर है, यानी कि जितने अगर 1 मिक्सचर में x मोल या x/100/6 है n मोल्स किसके Na2CO3 के, और 1 - x/100/84 मोल्स हैं NaHCO3 के, ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों किसके साथ कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, कम से कम 3 मोल्स के, मीन्स एज पर स्टोइचियोमेट्री 2 मोल्स, एक Na2CO3 का एक NaHCO3 का रिएक्ट करें टोटल 3 मोल्स HCl के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन अब देखिए कैसे सॉल्व किया हमने। 1 ग्राम Na2CO3 का मोलर मास 106 होता है, NaHCO3 का मोलर मास 84 होता है, जो हमने जोड़ के निकाला। 1 ग्राम ये क्यूमोलर मिक्सचर है, तो x हमने मान लिया x ग्राम Na2CO3 के, तो मोल्स हो गए x/106 और NaHCO3 के मोल्स हो गए 1 - x/84। तो इससे हमने क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली। x कितना निकल गया, 0.558, यानी कि 1 ग्राम में 0.558 ग्राम कितना Na2CO3 है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ Na2CO3 ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.558 ग्राम Na2CO3 डिवाइडेड बाय 106, जो कि हमने x/106 के बराबर लिया था, 1 - 0.558/84, ये जो हमने यहाँ लिया था, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि दोनों के मोल्स कितने हो गए, 0.00526। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। ठीक है, अब रिएक्शन देखेंगे स्टोइचियोमेट्री कि ये मिक्सचर है, ये देखिए ये मिक्सचर गिवन है और 0.1 m HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल के साथ तो रिएक्ट करता है 2 मोल HCl। ठीक है, तो 0.0526 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर हम Na2CO3 लिखें, Na2CO3 और HCl देखें तो 1 के साथ कर रहा है 2, तो 0.00526 के साथ कितना करेगा, 2 × 0.00526। ठीक है, इस स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाल लिए। ठीक है, 1 के साथ 2 रिएक्ट कर रहा है, तो 0.0526 के साथ इसका डबल रिएक्ट करेगा। ठीक है, NaHCl3 के साथ 1 मोल के साथ 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है, तो 0.00526 मोल्स के साथ 0.00526 मोल HCl रिएक्ट करेगा। दिस कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन एज पर द स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, अब टोटल मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए, एक तो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने वाले और एक NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने वाले, यानी एक 2 टाइम्स निकले थे और एक 1 टाइम निकला था, यानी टोटल हो गया ये इस पॉइंट पर देखेंगे 0.01578। ठीक है, अब ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इन वॉल्यूम V अगर हम ml में लेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में। ठीक है, इक्वल टू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी V इन ml क्या हो जाएगी, N/m, n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी इंटू 0.01000। n कितना दिया हुआ है, n हमने अभी कैलकुलेट करके इस पॉइंट पर निकाला है। ठीक है, जोड़ के जो निकाला है 0.01578 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितनी है, ये गिवन है 0.1, यहाँ पर क्वेश्चन में 0.1 m गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेशन के बाद कितना निकल के आया, 157.8 ml। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ
बेसिक सॉल्ट Na2CO3 और NaHCO3 रिएक्ट कर रहे हैं गिवन स्ट्रेंथ के HCl के साथ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप खुद भी करके देखें, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब। कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है इक्विमोलर। अब मैंने नीचे जो दिया है वो हिंट दिया हुआ है, मतलब एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं कि आपको इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है। जूम कर लीजिए इसको, या इसको देखेंगे लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाली लाइन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसको हटा, इक्विमोलर मिक्सचर से हमने क्या लिखा है, स्टोइचियोमेट्री देखी। इक्विमोलर मिक्सचर था तो हमने नंबर ऑफ मोल से एक सेक्शन तो हमारा ये था, फिर पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन में हमने क्या निकाला, स्टोइचियोमेट्री से कंक्लूजन्स निकाले, तो स्टोइचियोमेट्री पे गए। फिर हमारे पास क्या आ गया, उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, वॉल्यूम हमने निकाल लिया इस थर्ड पार्टी में, यानी कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Question number 7. A solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. ठीक है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हमने ऑब्टेन किया है कि एक तो आपने 300 ग्राम, ये वाला एक पार्ट है, ठीक है, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि आपका एक जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट है कितना, 300 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, और उसमें 25% सॉल्यूट है, यानी कि 25% सॉल्यूट, 300 का 25% 75 ग्राम हो गया, और 400 ग्राम जो है वो 40% सॉल्यूशन है। तो इसका 40 को 40 से करेंगे तो 160 ग्राम ये हो गया सॉल्यूट, ठीक है। यानी 25% वाले सॉल्यूशन में, क्योंकि आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला तो कितना है, 300 का 25% 75 ग्राम आ गया, 400 का 40% 160 आ गया, क्योंकि 25% और 400 को मिलाकर आपने एक नया सॉल्यूशन बनाया है, उसका मास परसेंटेज देखेंगे आप, ठीक है। अब मास परसेंटेज में 300 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन का मास है पहले वाले का, और 400 ग्राम क्या है, दूसरे वाले का मास है, यानी कि टोटल मास कितना हो गया, जो नया सॉल्यूशन बना वो उसका 700 हुआ। 700 में जो सॉल्यूट है वो 300 वाले का 75 ग्राम और 40% वाले का, 400 वाले का 160 जुड़ के कितना है, 235, यानी कि अब 235 सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 700 ग्राम, ठीक है। तो 700 में 235 है, तो 1 में कितना होगा, 235 अपॉन 700, और 100 में कितना होगा, इतना होगा। तो ये मास परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट जो है वो दो टर्म्स में निकाली जाती है, आपको ये समझ में आ गया। ये मास परसेंटेज किसका निकाला हमने, सॉल्यूट के टर्म्स में निकाला है, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट की टर्म्स लेंगे तो 700 तो टोटल है, टोटल में से 235 सॉल्यूट हो गया, तो बचा कितना बचा, 465। तो अब अगर हम सॉल्यूट की टर्म, सॉल्वेंट की टर्म में लेंगे, ये तो हमने सॉल्यूट की टर्म में लिया है, अगर हम सॉल्वेंट की टर्म में लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो आपका हो गया 465, टोटल कितना है 700 में मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी ये आ जाएगा आपका 66.427। तो ये तो अलग अलग मास से आपने मास परसेंटेज निकाला रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट एंड इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का निकल गया। अब मान लीजिए एक का आपने निकाल लिया मास परसेंटेज,
तो दूसरे का हम या तो इस तरीके से कैलकुलेट, सिमिलर तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल लें, या फिर 100 में से हमने जो पहला वाला निकाला था उसको माइनस कर दें, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इसको। क्या बताया मैंने कि पहले हमने दोनों से क्या निकाल लिया, सॉल्यूट का मास निकाल लिया, दोनों को मिला के टोटल निकाल लिया। अब सॉल्यूट की टर्म्स में 235 प्रेजेंट इन 700, तो 100 में कितना होगा, 33.57% आ गया। 33.57% को अगर मैं 100 में से माइनस करूं तो क्या निकल के आएगा, ये सॉल्वेंट की टर्म्स में मास परसेंटेज निकल आएगा। मास परसेंटेज को हम W/W कहते हैं। क्यों? क्योंकि W जिसकी बात कर रहे हैं वो है सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, और W क्या है, टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन। ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी आपका है C2H6O2 और 200 ग्राम वाटर है। ठीक है, और 200 ग्राम वाटर है और 2.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, CH2। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन हुए, और ग्लाइकॉल मतलब इससे डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया तो C2 हो गया, H6 हो गया 4 3 और 3H6 हो गया, एंड O2 ये हो गया। इथाइलिन ग्लाइकॉल का भी मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। तो अब क्या है, जगह कर लेते हैं ना थोड़ी सी। तो ये आपका तो टोटल क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट देखेंगे, और मोलैलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर केजी इन केजी, अगर केजी में नहीं है, अगर ग्राम में है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, और ये 1000 फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम मोलैलिटी निकाल लेंगे ऑफ द सॉल्यूशन। इफ़ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1.072 ग्राम, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये आ जाएगी आपकी मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसमें थे, सेम है वो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर 1000 चला जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया है और उसकी जगह पे आपको डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। डेंसिटी D जो होती है वो इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो मास अपॉन डेंसिटी हम कर देंगे। ठीक है, डेंसिटी आपको गिवन है, यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, और मास भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है, N इज़ इक्वल टू क्या होता है, W/M, मतलब मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये जो जहाँ पर जो W लिखा है वो है, ये मास ही है, और M क्या है, मोलर मास है। तो ये वाला हमें क्या चाहिए, W वाला चाहिए, जो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिख दिया, वहाँ W लिखा है, यहाँ M लिखा है। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज़ डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन डेंसिटी निकालनी होगी। और मास कैसे निकलेगा, मास जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स में मास यूज़ किया था वैसे निकलेगा। आई थिंक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो फटाफट देख लें पहले तो क्वेश्चन दोबारा से। इथाइलिन ग्लाइकॉल 222.6 है। ठीक है, और उसमें 200 ग्राम वाटर मिक्स किया है, मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, मोल्स को वो करके, और हमें निकालनी है मोलैरिटी।
ठीक है। मोलैरिटी में वॉल्यूम ना दे के डेंसिटी दी हुई है, तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी करके। तो इसका सॉल्यूशन देख लें। इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है, जब फॉर्मूला आपको पता है तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं, 62 दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट 200 दे दिया, ठीक है, 1, और डेंसिटी सॉल्यूशन की दे दी 1.072, ठीक है। अब आप कहोगे कि सॉल्वेंट क्या है, कि जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इथाइलिन ग्लाइकॉल भी है। अगर उस तरीके की बात की जाएगी तो हम उस क्वेश्चन को उस नज़रिए से डिस्कस कर लेंगे। तो अब मोलैलिटी निकालनी है, तो मास अपॉन मोलर मास, ये जो आया मास अपॉन मोलर मास, ये क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स हो गए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास कितना है 222.6 सॉल्यूट का, सॉल्यूट अभी हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को ही मान रहे हैं यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 62 इसका मोलर मास से, 200 इसका क्या है सॉल्वेंट का मास ले लिया, और 1000 ये हो गया। तो 17.95 मोल पर केजी क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई, जिसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। अब मोलैरिटी की बात है, तो मोलैरिटी होगी मोलर मास अपॉन, ये सेम चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ml में तो 1000 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो v सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फिर मैंने अभी समझाया था आपको, मास अपॉन डेंसिटी कर दी। मास कितना है आपका, अब चूंकि आप सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास दोनों को जोड़ दिया। जो हमने यहाँ 200 ग्राम था सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट, दोनों कंपोनेंट मान लीजिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट ना बोल के आप दो कंपोनेंट भी कह सकते हैं, तो इनको जोड़ा तो 422.6 आया, और डेंसिटी कितनी है 1.072, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने इस फॉर्मूले में लगा दिया, ये देखिए ये यहाँ पर हमने लगा दिया, और जब कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी कितनी आ गई 9.11 m आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। व्हाट क्या लिखा है ये, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो एल्कोहल है ROH, ठीक है, इसको दोबारा से, एल्कोहल क्या होता है C2H5OH, अगर हम लें तो एल्काइल ग्रुप R हो गया, जनरल अगर हम देखें होमोलॉगस सीरीज तो ROH हो गया एल्कोहल। और वाटर भी क्या होता है H2O को हम कैसे लिखेंगे HOH, यानी कि दोनों में OH और H है, यानी वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड बनाए, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर अपने मॉलिक्यूल के साथ बनाता है, जैसे HOH है तो ये वाला जो होगा HO, ये H के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन ये बॉन्डिंग क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। अब अल्कोहल मिक्स कर दिया तो अल्कोहल भी क्या होता है, बीच बीच में वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो सॉल्युबिलिटी इसलिए क्या हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ। तो व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट मेक्स द substance soluble in solvent ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट, अगर एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोफोबिक जैसे C2H5 है, C3H7 हो जाए, या C10 करके हो जाए, C10H सपोज कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, CnH2n+1, 2n कितना हो गया 20, यानी CH21 हो जाएगा, ठीक है। ये जितना जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे अल्काइल ग्रुप में, तो ये क्या होता है, अल्काइल पार्ट इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग पार्ट है, और अल्काइल ग्रुप जो है वो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा, और लार्ज अल्काइल ग्रुप में पॉसिबल है ये, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो ग्रेटर अल्कोहल्स होंगे वो लेस सॉल्युबल होंगे।
इंटरेक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर कैसा होता है, वीक होता है। आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए, अल्कोहल और वाटर के बीच जो इंटरेक्शन है वो वीक होता है, यानी कि अब इवेपोरेशन, सॉल्यूशन का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग क्या है, वीक है, तो ये क्या होंगे, वेपर्स बना लेंगे। ठीक है, अगर वाटर के बीच में ही होती, एच केवल वाटर, तो ये स्ट्रांग होती। अब ये अल्कोहल और ये वाटर, ये तो ये वीक है, तो अगर ये स्ट्रांग होगी तो ये इसको वापस ये वेपर बनाने नहीं देगा, छोड़ेगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा, इसको वेपर बनाने देगा यहाँ पर। तो क्या होगा, ये बॉन्डिंग वीक होने के कारण वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग वीक है तो वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। तो ये रोल प्ले करती है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्युबिलिटी पर, उसके वेपर प्रेशर पर, उसके इंटरेक्शन पर, उसके हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी लेस होती चली जाएगी। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 और देख लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। वाटर जो है क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड है, और क्लोरोफॉर्म इज़ अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को हम कार्सिनोजन बोलते हैं। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm। ppm मतलब अब CHCl3 की बात की जा रही है, तो CHCl3 के 15 पार्ट्स हैं, कितने में, 10⁻⁶ पार्ट ऑफ जो वाटर सैंपल है उसमें। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, तो 15 पार्ट 10⁻⁶ में है, तो 100 में कितने होंगे, परसेंट मतलब 100, ppm मतलब 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 10⁻² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, ये 10 की पावर ऊपर जाएंगी 6 तो -6 हो जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा -4, क्योंकि 10⁻² से ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर परसेंट बाय मास हम लिखा है, और जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो यानी माइनस की पावर कम हो जाएंगी। तो परसेंट बाय मास ये तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया। अब वो क्या कहता है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास पता चल गया है, 15 ग्राम है। ठीक है, 15 ग्राम है, और मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, 119.5 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास करके ये आ गया। वाटर का मास ऑफ वाटर कितना हुआ है, 10⁻⁶, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में हम 15 पार्ट्स पर मिलियन में इसको मान लेते हैं। 15 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर, 10⁻⁶ ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोलैलिटी में क्या होगा, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म जो हमने यहाँ से निकाले 15 अपॉन ये करके 12.3, और मास ऑफ वाटर ग्राम में है तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो ये हमारा 1.55 10⁻⁴ मोल पर केजी आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आप चैनल्स के माध्यम से करें भी, और इसके अलावा और क्वेश्चन भी सॉल्व करें। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम। थैंक यू वेरी मच।